प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, रेड कार्ड नहीं, युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का कर रहे हैं काम। परिवारवादी, भाई भतीजावाद और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियों का रास्ता है रेड कार्ड। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना। गुजरात के तूफान प्रभावित तटीय जिलों से 20,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। राज्य में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों की हुई समीक्षा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और 8 तटीय जिलों के सांसद वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ और कांडला पोर्ट में लिया तैयारियों का जायजा। पुरुषोत्तम रूपाला ने द्वारका के तूफान प्रभावित तटीय इलाकों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख से अधिक किसानों की ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान भी किसानों के खाते में भेजे गए। जयपुर में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और सचिवालय घेराव का प्रयास। गहलोत सरकार पर पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगलराज, बढ़ते अपराध को लेकर बोला हमला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम निर्देश। राज्य के 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए निर्देश। कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। राज्य में मंगलवार को भी दक्षिण 24 परगना जिले में हुई बमबाजी, कई लोग घायल। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को बताया झूठा। कहा, डोर्सी के समय ट्विटर संविधान का कर रहा था उल्लंघन, गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में भी कर रहा था सहायता। डोर्सी के दोहरे रवैये पर भी साधा निशाना। कहा, 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्विटर ने चलाई ढेरों गलत सूचनाएं, फर्जी नरसंहार की रिपोर्टें भी चलाई। ट्विटर को भारत में फर्जी सूचनाएं हटाने में थी समस्या, लेकिन अमेरिका में ऐसी घटनाओं पर स्वयं डोर्सी ने की थी कार्रवाई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं।
बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन 2014 के बाद भाई भतीजावाद खत्म हो रहा है और पारदर्शिता भी आ रही है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ परिवारवादी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार करने वाली और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं, उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ नई दिल्ली में सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। It's a very, very special occasion. It's an occasion for which we had been waiting for quite some time when we launched the ISET in Washington about 6 months back. I thank the Confederation of Indian Industry for organizing this evening, for giving me this opportunity, for giving us this opportunity of interacting the people who have assembled here from various industry, business, academia, government, and all of these vital sectors. And what is most important is to see the enthusiastic response. Ladies and gentlemen, when in January this year, I had gone to Washington and held discussions with Mr. Jake Sullivan and my other friends there, including the people in the business and industry. I was very excited about the idea of this technology cooperation, of these critical and emerging technologies. I was very excited, but I was also skeptical. I wasn't very sure whether the idea would be able to take off. Today, I am much more confident and hopeful. And it is because of not what has happened between the governments. It is more because how the response was of the industry, of the business, of the scientists, of the research scholars, of our institutions.
they took the matter and they took the baton much faster at a much greater speed than I had anticipated. There is something very unique about ISET. It is not a government-to-government arrangement of having some high vision. It is a collaborative initiative of industry, academia, research bodies, think tanks, all making a common endeavor. A common endeavor to see India and United States in a different orbit, to give an orbital jump to our strategic relationships where we are able to build the capabilities, where we are able to exploit the opportunities and work on the great complementarities that we have got and the opportunities that lie ahead. I am very happy to see, as was very evident from the wonderful things by the Director General of the CII about the achievements, a very short span of 6 months. We have made significant progress, and in some areas we have started moving in the right direction. And it is not only what's happening at the governmental level, but more importantly what's happening at your levels, as was this in the working sessions. We have been able to kickstart the Indo-US Quantum Coordination Mechanism. We have signed an MOU on semiconductors. The initiative on public-private partnership on telecommunication, engaging stakeholders from the government, industry and academia to further open collaboration in open RAN, that is the rapid access and 5G and 6G. The detailed dialogue on biotechnology is being held. Important exchanges on cooperation and artificial intelligence have taken place, and positive momentum under the defense and space pillars. I do hope, and I am very optimistic, that in near future under each one of these heads, you will be hearing more specific, more tangible results that have been achieved and how we have been able to move forward. Most importantly, we have established a strategic trade dialogue. It will serve as a platform to address regulatory barriers and issues relating to export control. It is a very important element in this entire matter. To ensure the free flow of water, it is important that it has got a canal, it has got a route by which it can flow. But it is also important that the barriers in the flow of water are also removed. Sometimes there is a flow, there is a natural gradient, there is plenty of water, but then there are artificial barriers which are able to impede its forward these things. We do hope, and both the governments are committed, that we will try our best to see how simple, how easy we can make it for our industry, for our investors, for our entrepreneurs to see that they can move ahead. These initiatives are pointers to what we can achieve together for the good of our people, our region and world at large. They are clear where we are. We are also clear where we want to be. And we are also confident that we have got the cooperation of all of you. I am particularly grateful to NSA Jake Sullivan, who has contributed tremendously to that. It was his idea that let it not only be the government, bring the private sector in a big way. And Jake, what a great idea it was, and thank you very much for that. We highly appreciate your initiative. He has invested tremendous efforts and tremendous ideas and thoughts in really bringing it to this position. The potential of our complementaries and cooperations are immense. Today's dialogue, second in the series, is important. We have had some discussions, but we are going to hold more detailed discussions on this subject tomorrow. We are quite optimistic that we will be able to move forward, but we will welcome any ideas, any suggestions from you. We cannot move ahead unless
we make it more practical and doable. And that comes only when you are part of this entire endeavor. Ideas will have to flow from all of you. I've seen some of your recommendations. They are very important. They will help us in mapping out and in charting the future course of action. Innovation and enterprise and spirit of partnership has to be part of your philosophy as well. If you are looking at this thing, it will involve certain amount of innovation, entrepreneurship, risk-taking, thinking big, and going for big ideas. It is good to dream big ideas, but it requires the people of sinews and the guts like you who can make those ideas real. To conclude, I see the future of ISET very bright. So what is going to be one of the very important pillars of our bilateral strategic partnership, and I wish all the success to all of you. And thank you very much once again to Mr. Chandrajit Banerjee and to the Confederation of Indian Industry for organizing this wonderful evening. And I would again like to thank our guest today, the National Security Advisor, Jake Sullivan, for his great contribution in making this venture, in making this initiative where it stands today. And thank you very much. तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आप सुन रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भी वहां पर मौजूद थे। सीआईआई के एक कार्यक्रम को अजीत डोभाल वहां पर संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो दिनों दिन मजबूत हो रही है। कई ऐसे फील्ड हैं, जैसे क्वांटम का उन्होंने उदाहरण दिया, सेमीकंडक्टर का उदाहरण दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उदाहरण दिया। इसमें जिस तरह से दोनों देशों की साझेदारी बढ़ रही है उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा उद्योग जगत को मिलेगा और उद्योग जगत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ये एनएसए अजीत डोभाल ने वहाँ पर कहा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मंगलवार को चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के 8 प्रभावित तटीय जिलों के सांसद बैठक में मौजूद थे। अरब सागर में उठे चक्रवात तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया है। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय की 15 जून की शाम तक मांडवी और जखाऊ बंदरगाह के बीच सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 17 टीमें और एसडीआरएफ ने 12 टीमें गुजरात के तटीय इलाकों में तैनात की हैं। 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे के मुताबिक तूफान प्रभावित तटीय इलाकों से अब तक 20,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकी कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। उधर बिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। जुहू बीच के पास सोमवार को ऊंची लहरों की चपेट में आने से 5 युवक डूब गए थे, जिसमें 2 को बचा लिया गया है, जबकि 2 अब भी लापता हैं और 1 की मौत हो गई। बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में 16 से 17 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। अरब सागर में उठा चक्रवात तूफान बिपरजॉय अपना असर दिखाना इसने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं।
मुंबई में भी ऊंची लहरें देखी जा रही हैं, जहां लाइफ गार्ड्स तैयार हैं। और वहीं चक्रवात बिपरजॉय पर जानकारी देते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि ये तूफान अब उत्तर दिशा में बढ़ रहा है, उसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने कहा कि आगे चलकर इसके कारण 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वाराणसी में जहां G20 की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर दीनदयाल हस्तकला संकुल के एपिडा के रीजनल ऑफिस में अमेरिका से आए कृषि वैज्ञानिकों की बैठक किसानों के साथ चल रही थी। वाराणसी और उसके आसपास के किसानों के उत्पाद को किस तरह अमेरिका भेजा जाए, इस पर अमेरिका से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और किसानों ने भी अपने उत्पादों की खासियत बताई। इस पर इन लोगों से खास बातचीत की DD न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह ने। एपिडा केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का एक उपक्रम और ख़ास तौर से वाराणसी में विगत 2 वर्षों से इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि यहाँ के जो किसानों को FPOs हैं वो लगातार लगभग आप रोज़ कह सकते हैं हवाई मार्ग से सब्जियाँ खाड़ी देशों में भेज रहा है। और एक अच्छी बात, दीनदयाल हस्तकला संकुल में इनकी केंद्रीय यहाँ जो केंद्र है वाराणसी केंद्र की ऑफिस है यहाँ पे खुल गई है और अमेरिका से कुछ विशेषज्ञ आए हैं। चूँकि खाड़ी देशों में तो कृषि उत्पाद जा ही रहे हैं, खासतौर से सब्जियाँ और फल, लेकिन अमेरिका के लिए भी एपिडा प्रयास कर रहा है कि जो वाराणसी और आसपास के किसान हैं उनके उत्पाद वहाँ तक जा सकें। जो एपिडा कोशिश कर रहा है यहाँ के उत्पाद को कैसे हम लोग अमेरिका तक पहुँचा पाए। इस साल भारत जो G20 का लीडरशिप है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये दोनों मिलके मतलब अंतर्जातीय स्थाई पे भारत को काफ़ी लोग जानते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा फूड उगाते हैं और वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी काम आता है। और एपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो FPOs को अंतर्जातीय और राष्ट्रीय और अंतर्जातीय लेवल में मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे हम लोग आज आए हैं। जो किसान के ग्रुप हैं उनको कैसे हम लोग विदेश की जो एजेंसीज़ हैं उनसे जोड़े हैं, विदेश में जो एम्बेसी है उनसे जोड़े हैं। कैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए अमेरिका में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए ताकि कंसाइनमेंट यहाँ से मैंगो की जाए और उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि उत्पादन और प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट सब बढ़े। किस तरह का रिक्वायरमेंट अमेरिका में है, किस तरह की तकनीक की ज़रूरत है जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को अच्छे से अपनी पहुंच बना सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेस से हो, चाहे आज की डेट में AI का भी एक दौर आ गया है उसके माध्यम से हो। हमारा मेन मकसद है इस पूर्वांचल के और वाराणसी के इस धरती के से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो FPO ग्रुप में आज एक्सपोर्टर बन चुके हैं, विभिन्न देशों कर रहे हैं, अब वो अमेरिका की तरफ देखें। अभी तक अमेरिका में हम लोगों का उत्पाद नहीं गया है, तो प्रयास ये किया जाएगा कि आम, जामुन, चावल जो भी वहाँ ज़रूरत है और हमारा उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है, हमारा लेबल है, उसको एपिडा के सहयोग से भेजने का प्रयास करेंगे। चंदौली जनपद में आदमचीनी का जो है सर 100 साल पुराना ये जो एक वैरायटी है उसको सर हम लोगों ने काफ़ी 2-2.5 साल से लगे हुए थे प्रयास में उसके, जो कि अभी GI हम लोगों को मिल गया है सर। और उसके चावल में बहुत ही गुणवत्ता है, वो चावल एक ग्रेड में बहुत महंग फाइन चावल है। तो हम लोग सर सोचेंगे कि जो अभी अमेरिकन टीम आई है एपिडा के कार्यालय में, जो हम लोग की अभी काफ़ी वार्ता हुई, तो सर हम लोग ये चाहेंगे कि जो हमारा फाइन चावल, अच्छा चावल है, हम लोग वहाँ के मार्केट में भी भेजें। वाराणसी के कई उत्पाद हैं जिनका GI टैग है, जैसा कि रामनगर के बैगन के बारे में भी बता रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। तो बैगन में भी गुणवत्ता है। तो ऐसे जो गुणवत्ता जिन उत्पादों में, कृषि उत्पादों में है, फल है, सब्जी है, चावल है, उसका ये लोग अमेरिका में कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट कर सकें। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के चलते हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत के मुताबिक 7 संवेदनशील जिलों में CAPF की नियुक्ति होगी और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर CCTV की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं।
दरअसल मंगलवार को भी राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान बम फेंके गए जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल इंडियन सेक्युलर फ्रंट का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से रोका, जिससे हिंसा भड़क गई। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। हालांकि सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। बम धमाकों के चलते कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी आईएसएफ एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 9 जून से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल शुरू किए गए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। इस अभियान की वजह से पिछले साल जुलाई से अब तक 1 लाख से अधिक ड्रॉप आउट लड़कियों का स्कूलों में फिर से नामांकन किया गया है। पिछले साल शुरू हुए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का असर अब दिखने लगा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2022 से अब तक 1 लाख से अधिक ऐसी लड़कियों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाया गया है जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थीं। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत पिछले साल 7 मार्च को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर की थी। इस अभियान का मकसद 11 से 14 साल की ड्रॉप आउट लड़कियों को वापस औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक 2012-13 में देश में स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या 1.4 करोड़ थी, जो 2019-20 में घटकर 25 लाख तक आ गई। 2021-22 में स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या कम होकर करीब 4 लाख तक रह गई। इन 4 लाख लड़कियों का फिर से स्कूलों में नामांकन कराने के मकसद से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत की गई, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत इस अभियान को शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जयपुर में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने गहलोत सरकार पर पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोला और सचिवालय का घेराव किया। लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सर्किल चौक पर रोक लिया। इस दौरान काफ़ी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। कार्यकर्ता लगातार गहलोत सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बीजेपी ने राज्य सरकार पर पेपर लीक समेत भ्रष्टाचार और किसान, युवा, महिला और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।